फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की सोशल साइंस का चैप्टर 2, जिसका नेम है रिसेपिंग द इंडियाज पॉलिटिकल मैप। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम रिसेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप में आगे बढ़े। चलो, तो सबसे पहले तो हमको कुछ बिग क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जिसमें देखो इन सब बिग क्वेश्चंस का हमको जो आंसर वो इसी चैप्टर में मिलेगा। तो सबसे पहले हम इन बिग क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। सबसे पहला बिग क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड फॉरेन इन्वेशंस एंड द राइज ऑफ न्यू डायनेस्टी रीसेप इंडियाज पॉलिटिकल बाउंड्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब इस पीरियड में फॉरेन इन्वेशंस और नए डायनेस्टीज के ऊपर ने इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को कैसे बदला। ठीक है, ये आंसर कि कैसे इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को बदला नई नई डायनेस्टीज ने। इस तो पहले का तो हमारा क्लियर हो गया। देखो, देन हाउ डिड द इंडियन सोसाइटी रिस्पॉन्ड टू इन्वेशंस, हाउ डिड इंडिया इकोनॉमी अडेप्ट ड्यूरिंग टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मतलब इंडियन सोसाइटी ने इन्वेशंस का कैसे सामना किया होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के दौरान इंडिया की इकोनॉमी ने खुद को कैसे ढाला होगा। मतलब कि इंडिया ने उस टाइम पे कैसे सामना किया होगा, कैसे अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज को ढाला होगा, इकोनॉमी को। ठीक है, सेकंड का क्लियर। अब देखो थर्ड क्या है, व्हाट इम्पैक्ट डज दिस पीरियड हैव ऑन द लाइफ्स ऑफ द पीपल। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि इस पीरियड के दौरान आम लोगों की ज़िंदगी कैसी हो गई होगी, है ना। तो चलो आगे बढ़े और इन सब के आंसर हमको इसी चैप्टर में मिलेंगे। तो सबसे पहले इधर देखो, हमारे पास है एक टाइमलाइन। ओके, हमारे पास इधर एक टाइमलाइन है, बट हम टाइमलाइन को ऐसे एक साथ नहीं पढ़ेंगे। हम इस टाइमलाइन का एक एक हिस्सा कवर करते जाएंगे, तो हम इस टाइमलाइन को भी देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट ना देखेंगे। तो चलो अब हम दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं। देखो इधर जो हमारा इतना एरिया, हम दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट मतलब कि 1206 में दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़े। दिस पीरियड इज ऑफ्टन कॉल्ड द लेटर पार्ट ऑफ द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मतलब यह पीरियड को अक्सर इंडियन हिस्ट्री के बाद का मेडिवल पीरियड कहते हैं। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के बाद का मेडिवल पीरियड कहते हैं। The term medieval meaning between two ages was originally used in European history from the fall of the Roman Empire in 5th century to the resistance of the 14th to 16th century, a time culture revival driven by the rediscovery of Greek and Roman art and literature। मतलब मेडिवल टर्म जिसका मतलब है दो एजेस के बीच का समय और ओरिजिनली यूरोपियन हिस्ट्री के लिए यूज़ किया गया था। रोमन एम्पायर के फॉल 5 सेंचुरी से लेकर रिसाइंस 14 से 16 सेंचुरी तक यह एक कल्चर रिवाइवल का टाइम था, जो ग्रीक और रोमन आर्ट लिटरेचर को रीडिस्कवरी से ड्राइवन था। ठीक है, मतलब कि जो मेडिवल पीरियड था वो ओरिजिनली यूरोपियन वर्ड है, क्योंकि जब रोमन एम्पायर के फॉल के बाद जो फिफ्थ सेंचुरी था तब से रिनाइसेंस हुआ था, और 14 से 16 सेंचुरी के बीच का जो समय होता है ना, वो क्या था, मेडिवल पीरियड था यूरोपियन हिस्ट्री में। और क्या था, ये हमारे मतलब कि जो यूरोपियन और ग्रीक लोग उनको ये कल्चर था जिस टाइम पे क्या करते थे, वो आर्ट और लिटरेचर को डिस्कवरी से ड्राइव करते थे। ओके, Europe and India's history very different, so that now does not perfect with historian। इसका मतलब क्या है, जो यूरोप है और यूरोप और इंडिया की हिस्ट्री बहुत डिफरेंट है, इसीलिए सेम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में परफेक्टली फिट नहीं होता है। देखो देखो टाइम ड्यूरेशन तो सेम है, बट देखो उसमें 14 से 16 और हमारा 11 से 17 है। ओके, कंप्लीट क्लियर। अब जरा हम आते हैं आगे। तो इधर हमको सबसे पहले एक मैप दिया है, बट वो मैप हमको तभी समझ आएगा जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अ न्यू एरा इन इंडियाज जर्नी।
A new era in India's journey began in the early 11th century. एक नया एरा बिगिन हुआ इंडिया की जर्नी में कब से 11th सेंचुरी से 11th सेंचुरी से इन्वेशंस फ्रॉम शुरू हो गए थे, हिंदू कुश की पहाड़ियों से शुरू हो गए थे और उधर से इंडिया रिसेप होने लग गया और उसका पॉलिटिकल मैप। इंडिया हैड सीन मच वेयरफेयर इन अर्लियर पीरियड्स, उन्होंने बहुत से वेयरफेयर देखे अर्लियर पीरियड में, बट द स्प्रेड ऑफ द इन्वेशंस बाय पीपल, और उन बहुत सारे स्पेस भी देखे हमने। ओके, पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, और बाहर से बहुत से लोग आने लग गए। ओके, बट ऐसा नहीं था कि ये पहली बार ही आ रहे थे, इससे पहले भी हमारे इंडिया में अलेक्जेंडर जैसे लोग आके गए हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मैनी ऑफ दीज इन्वेडर्स वे सेंट्रल टर्की अफगान, उसमें कुछ इन्वेडर्स भी थे जो कहाँ से थे, सेंट्रल एशियन टर्की अफगान से, टर्की के अफगान से। आगे बढ़े। There were drawn India not only for reputed riches and for territorial ambitions, but also often to spread by force and violence, if necessary, their own versions of their religion. उन्होंने क्या किया, इंडिया को सिर्फ ड्रॉ ही नहीं किया, उन्होंने रेपुटेड रिचीज भी हुई, उनकी टेरिटरियल एम्बिशियस भी हुए, ऑल्सो ऑफन द स्प्रेड, और बहुत सी जगह उन्होंने स्प्रेड किया, फोर्स वायलेंस इज नेसेसरी, वायलेंस भी नेसेसरी था उनके टाइम पे, और कुछ वर्जन ऑफ रिलीजन्स भी थे। ठीक है, अब इधर देखो एक चीज़ दी है, लेट अस नाउ एक्सप्लोर द चैप्टर द लैंडस्केप इन दी 13th सेंचुरी ऑनवर्ड। अब हम जाएंगे 13th सेंचुरी, तो उससे पहले इससे पहले ये हम वापस देख लेते हैं हमारा ये मैप। देख लो इधर, ये क्या है, दिल्ली है हमारा, ये ग्वालियर, ये जहाँपुरा, ये दौलताबाद, ये देखो दौलताबाद का यूज़ होएगा आगे इस चैप्टर में। ओके, जयनगर, कोणार्क, हेलू इधर देखो, इधर क्या है, जो ऐसा कलर है वो क्या है, ईस्टर्न गंगा टेरिटरी का, जो अंदर नरसिम्हा देवा के था, तो मतलब इतना हमारा नरसिम्हा देवा का ही है। अब ये इतना हमारा लोधी का है। अब देखो एक्सटेंट ऑफ तुगलक डायनेस्टी, अब ये सारा जितने भी लाइन्स है ना, ये सारा तुगलक का है। ओके, और ये कुछ डॉट सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। आगे बढ़े, तो चलो पढ़ते हैं अब राइज एंड फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत, कैसे राइज हुआ, कैसे फॉल हुआ, ये सब है इसमें। तो देखते हैं राइज एंड फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत, राइज एंड फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। The Delhi Sultanate was formed after defeat 1192 of King Prithviraj Chauhan, who ruled over the northwestern India। तो देखो ये कब हुआ था दिल्ली सल्तनत, अपने क्यों उन्होंने कब फॉर्म किया था, 1192 में किंग पृथ्वीराज चौहान को हरा के नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में उन्होंने पार्ट किया था, मतलब कि रूल किया था। और देखो किसने हराया था किंग पृथ्वीराज चौहान को, मोहम्मद गौरी ने। एक बात बताओ, मोहम्मद गौरी पहले भी आया था हराने, तब पृथ्वीराज चौहान ने उनको हरा दिया, और पृथ्वीराज चौहान ने सोचा अब तो वो नहीं आएगा, और उन्होंने क्या किया मोहम्मद गौरी ने कि वो वापस आया अपनी फोर्स के साथ। इस बार उसकी फोर्स बहुत ज़्यादा मजबूत थी, और इस बार उन्होंने किंग पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ओके, 5 सक्सेसिव इन फॉरेन डायनेस्टीज ऑफ टर्की अफगान ओरिजिन रूल्ड, कुछ सक्सेसिव डायनेस्टीज टर्की अफगान की रूल कर रहे हैं। ठीक है, द ममलुक और स्लेव डायनेस्टी, ममलुक और स्लेव डायनेस्टी, द खिलजी और खलजी, द तुगलक और सैयद एंड द लोदीस। तो गाइस इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ममलुक डायनेस्टीज के ही, ममलुक डायनेस्टी पढ़ेंगे। सर्टेन पार्ट ऑफ द नदर्न इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो इंडिया का नदर्न पार्ट था वो दिल्ली सल्तनत के अंडर में आ गया। नेबरिंग किंगडम सच एज ईस्टर्न गंगा, ईस्ट एंड होसालास इन द साउथ रेसिस्टेड इट एडवांस। ओके, जो नेबरिंग किंगडम्स थे ईस्टर्न गंगा के ईस्ट होसालास थे, और साउथ में रेसिस्टेड वो कर चुके थे ऑलरेडी। ओके,
These kingdoms also emerged as thriving center of art and culture. ये किंगडम कैसे इमर्ज हुए थे? क्योंकि इनका आर्ट अच्छा था, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा था. द सिटी दिल्ली एज्यूम्ड अ बिग रोल इन पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ नदर्न इंडिया. जो दिल्ली सल्तनत था उसका बहुत बड़ा रोल है लैंडस्केप में इन नदर्न इंडिया का. ओके. और इधर हमारे कुछ डायनेस्टीज के नाम दिए हैं: ममलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी. अब मैं इसको आपको याद करने की भी ट्रिक दूंगी, बट वो आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स में मिलेंगे जो कि मैं जल्दी अपलोड करूंगी. है टर्बुलेंस ऑफ द टाइम्स इन दिल्ली सल्तनत. टर्बुलेंट का मीनिंग आपको बताती हूँ. इसका मतलब होता है अशांत या फिर उथल पुथल. इसका मतलब ये होता है The Sultanate period was marked by political instability and efforts at territorial expansion. ओके, ये कैसे मार्क होता है सल्तनत हमारा कि ये इंस्टेबिलिटी थे और एफर्ट्स करता था टेरिटोरियल एक्सपेंशन में. मिलिट्री कंपेन्स रेडेड विलेजेस, सिटीज, प्लंडर्ड एंड डिस्ट्रॉयड टेम्पल, सिटी एंड लर्निंग. वो लोग क्या करते थे, अपने पीपल्स को, मतलब कि अपने जो सिपाही होते थे उनको बेचते थे विलेजेस सिटीज़ में, और बहुत ज़्यादा लूट मार मचाते थे. वो लोग टेम्पल्स को तोड़ देते थे. ये सब सक्सेशंस द न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत और वेयर ऑफ्टन वायलेंट. अब एक सक्सेशन आता है, न्यू अपॉइंटमेंट आता है न्यू सुल्तान का. ओके. इधर देखो, अब आता है हमारा अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी जी आते हैं अब हमारे. ओके, अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी आते हैं जिन्होंने क्या किया, अपनी एक मिलिट्री कंपेन की और लार्ज एरिया ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में उन्होंने अटैक किया. वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीकिंग, प्लंडर, बहुत ज़्यादा मैनी सिटीज़, मतलब कि लूट मार मच गई, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हो गई. और उन्होंने मंगोल फोर्स को भी हरा दिया. उस टाइम पे उन्होंने मंगोल फोर्स को हरा दिया और उन्होंने क्या किया कि इंडिया में और ऐड होने की कोशिश की मंगोल फोर्स को हरा के. इट कवर्ड द मोस्ट ऑफ द एशिया एट द टाइम. उस टाइम पे ये लोग मोस्ट पार्ट को कवर कर चुके थे एशिया का. ही स्लेव जनरल मलिक कफूर एक्सपांडेड द सल्तनत इन साउथ वर्ल्ड. उनके जो स्लेव जनरल के जो मलिक कफूर थे उन्होंने क्या किया, अपने किंगडम को साउथ वर्ल्ड में बढ़ाया और सेवरल किंगडम्स को उठा के. plundered wealth and finance of the एमरस मिलिट्री apparatus. उन्होंने बहुत सी मिलिट्री apparatus को ख़त्म, लोग की प्लंडर कर दिया, लूट मार मचा दी, तोड़ फोड़ दिया. अटैक द नंबर ऑफ हिंदू सेंटर्स. हिंदू के बहुत से सेंटर्स में उन्होंने क्या क्या अटैक किए, जैसे कि श्रीगम, मदुराई, चिंतामणि एंड पॉसिबल इन रामेश्वरम. रामेश्वरम में भी तक पहुँच गए वो लोग. बोलो, अभी तक हमको उसके टाइम के कुछ कॉइन्स दिए है अलाउद्दीन खिलजी के. ऑलमोस्ट 2 सुल्तान्स आउट ऑफ 3 साइज पावर. जो 2 सुल्तान्स थे वो 3 साइज पावर के थे, इलिमिनेटिंग प्रोसेस. अ सुल्तान एवरेज रेंज वॉज हार्डली मोर देन 9 ईयर्स. हार्डली मोर देन 9 ईयर्स ही वो रह पाते थे, टिक पाते थे. और एक बात बताऊँ, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो अपने आप को उस टाइम का अलेक्जेंडर बताता था. ओके. तो ये एक बात थी जो मैंने आपको बता दी. अब आगे बढ़ते हैं. मोहम्मद बिन तुगलक. देखो, वैसे तो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत अच्छे रूलर था, बट उसके कुछ एम्बिशियस स्कीम्स उसकी पुअरली फेल हो गई थी. तो देखिए कैसे कैसे मोहम्मद बिन तुगलक रूल दिल्ली, एक्सपांडेड सल्तनत टेरिटरीज फर्दर. फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस मौर्य एम्पायर most subcontinent was under one ruler. This dominance was significant but proved to be short-lived. Muhammad bin Tughlaq have ambitious schemes but they poorly executed. मैं बताया था कि उसकी ambitious schemes थी but वो poorly executed हो गई थी. Okay? Then capital was shifted from Delhi to Daulatabad. The call Devanagari present day Sambhajinagar, perhaps more central location for better rule. उन्होंने क्या किया, दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करी अपनी कैपिटल को. उन्होंने सोचा कि उधर वो मोर सेंट्रल होगा तो उधर से मैं अच्छे से रूल कर पाऊँगा. तो उसमें क्या क्या हुआ और वो वापस दिल्ली आ गया था. उसमें देखो क्या, पीपल्स को फोर्स किया गया 1000 किलोमीटर चलने के लिए. और कुछ सालों के बाद उसका प्लान क्या हो गया, मिसफीड हो गया.
क्योंकि वो वापस दिल्ली में आ गया, उन्होंने वहाँ पे जाके देखा कि ये तो अच्छी जगह ही नहीं है, ठीक है। तो यही था। अब देखो, बोट ट्रांसफर रिजल्ट ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ रिकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस, ओके। कुछ बहुत मतलब कि कुछ ट्रांसफ़र की रिजल्टेड की वजह से उनके जो कम सोर्सेज थे वो क्या हो गए, फेल हो गए बुरी तरीके से। अनदर इंस्टेंस वॉज इंट्रोडक्शन एज अ टोकन करेंसी, और जो उनकी दूसरी स्कीम थी वो क्या थी, टोकन करेंसी थी, ओके, टोकन करेंसी थी। इधर आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, देखो ये कहाँ की 19th सेंचुरी की पेंटिंग है, मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट की, ओके। चीप कॉपर कॉइन्स वर डिक्लेयर्ड बी अ टोकन। देखो, चीप कॉपर कॉइन थे ना, उनको डिक्लेयर कर दिया एज अ टोकन। देखो, इसमें क्या था कि जो कॉपर कॉइन्स थे, चीप कॉपर कॉइन्स थे, उनको भी इतनी वैल्यू दे दी जितने सिल्वर और गोल्ड कॉइन के। वैसे प्रोग्रेसिव आइडिया तो था, बट क्या था, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता था, क्योंकि जो ट्रेड होती थी वो उससे क्या हो रही थी, वो हार्म हो रही थी, ट्रेड और इकोनॉमी भी हार्म हो रही थी। इससे एक और चीज़ हो रही थी कि लोग अपने घर पे कॉपर कॉइन्स बना लेते थे और इससे उनकी इकोनॉमी हार्म हो रही थी, और ये स्कीम भी मोहम्मद बिन तुगलक की फेल होती है। तो देखो, इधर तो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक की दोनों स्कीम्स फेल हो गई है। अब देखो, इधर एक पिक्चर दी है हमको जो 19th सेंचुरी की है, मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट की, ओके। तो इतना क्लियर है, आगे बढ़े, चलो। अब देखो, वेल्थ एंड द लग्जरियस ऑफ द सल्तनत इलाइट, मतलब कि जो लग्जरियस और वेल्थ जीवन जीते हैं ना सुल्तान्स, वो इसमें। तो फर्स्ट देखो, सुल्तान एंड देयर कोर्ट इलाइट लाइव्ड इन लग्जरियस प्लेस। जो सुल्तान होते हैं वो जीवन एकदम लग्जरियस जीवन जीते हैं, और क्या इंजॉय करते हैं वो लोग, इलेबोरेट क्लॉथ्स, ज्वेल ऑर्नामेंट्स एंड फाइन फूड, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे गहने पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। और पैसा कहाँ से आ रहा है, प्लंडर कर रहे हैं, लूट माट मचा रहे हैं, उधर से पैसा आ रहा है। और कुछ पीपल्स होते हैं, कॉमन पीपल्स, उनको लूट रहे हैं, टैक्सेस लगा रहे हैं। एंगेजमेंट इन स्लेव ट्रेड वॉज अनदर सोर्स ऑफ वेल्थ। तो एंगेजमेंट मतलब कि जो स्लेव ट्रेड का जो एंगेजमेंट होती थी वो उससे भी वेल्थ आ रहा था उनके लिए, सोर्स ऑफ वेल्थ था। तो मतलब कि सुल्तान एकदम मस्त जीवन जी रहे थे अपना। अभी तो हमको कुछ दिख रहा है, थिंक अबाउट इट। द टर्म इमेज इज़ यूज इन आइडल आइकॉन। जो टर्म है इमेज, वो कैसे यूज़ किया गया है, आइडल और आइकॉन के रूप में, ओके। आइडल एंड आइकॉन आर सीन प्रोप्रेक्टिव जुडिशियम क्रिश्चियनिटी इस्लाम। मतलब ये कहाँ का देखने को मिलता है, जुडिशियम, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में। क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट में इसको क्या बोलते हैं, मूर्ति, विग्रह, प्रतिमा, रूपा, two images statues and in the temple's home. In English, image is neutral term, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इमेज बोलते हैं, ओके, डेफिनेटली इमेज बोलते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, चलो। अब देखो, इन्फिडेल एंड द जिजिया टैक्स। इन्फिडेल द जिजिया टैक्स ऑन द नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स, मतलब कि ये किसके ऊपर लगाया जाता था, जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स होते थे ना उनके ऊपर जिजिया टैक्स लगाया जाता था। और जो ये जिजिया टैक्स देता था उनको क्या मिलता था, मिलिट्री की तरफ से सर्विस मिलती थी, और प्रोटेक्शन और मिलिट्री सर्विसेज मिलती थी उसकी तरफ से, ओके। दिस टैक्स लेड टू इकोनॉमिक बर्डन एंड द पब्लिक ह्यूमिलेशन, मतलब कि इससे क्या होता था, इकोनॉमी बढ़ होती थी, ओके। इट ऑल्सो बिकम एन इंसेस्टिव फॉर द पीपल्स ऑफ द कन्वर्ट टू इस्लाम। ये एक इंसेटिव बन गया था पीपल्स को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए। जो देखो, अब तैमूर आ गया। तैमूर क्या था, टर्की मंगोल एक रूलर था जो क्या करता था, उसने इंडिया में अटैक किया था दिल्ली में, ओके। कॉज डिस्ट्रक्शन, मैनी वेर किल्ड एंस्लेव द सिटी, और बहुत लोग मर गए, बहुत को उन्होंने एंस्लेव्ड कर लिया, और तब एंस्लेव्ड का मतलब कि बंदी बना के ले गए, ठीक है। आगे बढ़े। अब इधर आता है प्लंडर एंड आइक्नोक्लाज्म। देखो, प्लंडर, आइक्नोक्लाज्म एंड डिक्लाइन। प्लंडर डिस्ट्रिब्यूटेड ट्रेड नेटवर्क एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। प्लंडर क्या होता था, डिस्ट्रिब्यूटेड कर देता था ट्रेड नेटवर्क एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, लूट माट मचा देता था, है ना वो।
Numerous attacks were carried out from sacred images, Buddhist, Jain, Hindu temples. मतलब कि बहुत सारे अटैक झेलने को पड़े बुद्धिस्ट को, जैन्स को, हिंदू टेम्पल्स को. Iconoclasm was driven not only by plunder but also by religious motives. आइकनोक्लाज्म सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ प्लंडर से आ रहा है. वो क्या होता है, वो मोटिव्स थे, मतलब कि वो रिलीजियस मोटिव्स को हटा रहा है एकदम. ऑल्सो बाय रिलीजियस मोटिव्स. द लोधीज इमर्ज एंड फाउंडेड द लास्ट डायनेस्टी. जो लोधी थी वो लास्ट डायनेस्टी थी. द सुल्तान टेरिटरी श्रैंक ड्यू टू द रेसिस्टेंस फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड किंगडम. सुल्तान, जो सुल्तानेट्स होते थे वो क्या करते थे, टेरिटरी को श्रैंक करते थे, रेसिस्टेंस करते थे अदर किंगडम और स्टेट्स से. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. अब आगे बढ़े. अब हम आते हैं रेसिस्टेंस जो दिल्ली सल्तनत है. देखो, रेसिस्टेंस तो दिल्ली सल्तनत फेस्ड रेसिस्टेंस फ्रॉम मैनी quarters throughout its rule. Many kingdoms fell, but Eastern Ganga kingdom Kalinga remained unconquered. ओके, बहुत से किंगडम के हो गए, मतलब कि हार गए उससे, बट ईस्टर्न गंगा किंगडम रिमेन एनक्वायर्ड रहा. जो नरसिम्हा देवा थे मिड 13th सेंचुरी में, उन्होंने एक मिलिट्री तैयार की, बहुत अच्छी ब्रिलियंस एकदम मिलिट्री. ही रिपेल सेवरल अटैक्स फ्रॉम दिल्ली सल्तनत गवर्नर ऑफ बंगाल. उन्होंने भी बहुत से अटैक देखे थे, पर उन्होंने सामना किया उनका और दिल्ली सल्तनत को हरा दिया. और जब उनकी विक्ट्री हुई तो उन्होंने अपने विक्ट्री के लिए ये क्या बनाया, सूर्य टेम्पल बनाया. कोणार्क में जो सूर्य टेम्पल है ना, वो किसने बनाया था, नरसिम्हा देवा ने बनाया था, अपनी विक्ट्री की वो सेलिब्रेशन के लिए. अब इधर हमको एक बाजू में मैप दिख रहा है, देखो कलिंगा. इस टाइम पे कलिंगा क्या है, टुडे कलिंगा क्या है, पता लग गया होगा ना आपको क्या है कलिंगा. चलो आगे बढ़े. अब देखो कमेंट में बताना कलिंगा क्या है. चलो आगे बढ़ते हैं. थिंक अबाउट इट. ड्यूरिंग द टाइम तुगलक एंड द मुसनरी नायकास, तेलुगु chieftains ruled over 75 chieftains. मुंसूरी होते थे उस टाइम के, जो तुगलक और मंसूरी नायकास होते थे, वो क्या कहते हैं, तेलुगु chieftains को रियल करते थे over 75. This formed a confederacy that defeated smaller provinces and Delhi Sultanate forces. They expelled Muhammad bin Tughlaq army from Warangal, present-day Telangana, around 1330 to 1360. Bring together 75 leaders, those days would have the daunting tasks. अब चलो थिंक अबाउट इट तो हो गया हमारा. अब हम आते हैं होसाला. एक साउथ में ये भी एक किंगडम था. ओके, द होसाला किंगडम साउदर्न इंडिया वॉज वेल्दी एंड प्रॉस्पेरस. होसाला किंगडम कहाँ था, सदर्न इंडिया में था, वेल्थी था, प्रॉस्पेर था. दे रिपेल्ड सेवरल अटैक्स फ्रॉम दिल्ली सल्तनत. उन्होंने भी बहुत से अटैक झेले थे दिल्ली सल्तनत से. दे रिमेन इंडिपेंडेंट इन द साउथ. वो सिर्फ एक किंगडम बचा था साउथ में इंडिपेंडेंस से. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बीकिंग द लीडरशिप लेड द डिक्लाइन इन मिड 14th सेंचुरी. फिर कुछ सालों के बाद वो भी डिक्लाइन हो गया. कहाँ, वो मिड 14th सेंचुरी में. ओके, द किंगडम वॉज अब्जॉर्व इनटू विजयनगर एम्पायर. कहाँ अब्जॉर्व हो गया, वो विजयनगर एम्पायर में अब्जॉर्व हो गया. ठीक है, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि होसाला का मीनिंग क्या होता था. देखो, होयसाला का मीनिंग होता था, होय मीन्स स्ट्राइक और साला मीन्स एक लड़की का नाम था. होय मीन्स स्ट्राइक और साला मीन्स अ बॉय. मतलब कि एक बॉय था, उसके जो गुरुजी थे, मतलब कि जो टीचर थे, उन्होंने बोला, एक शेर आया तो उन्होंने बोला होय साला स्ट्राइक, मतलब कि फिर नाम पड़ गया होय साला. ओके, आगे बढ़े. चलो, a resistance from other religions. Okay, the Delhi Sultanate faced rebellions from several religious sultanates. दिल्ली सल्तनत से बहुत से रेविलियंस फेस किए. ओके, द बहामनी सल्तनत इमर्ज इन मिड 14th सेंचुरी एंड बिकेम द पावरफुल ऑफ द डिकेन.
बहामनी सल्तनत कब आया? मिड 14th सेंचुरी में आया, और वो एक उस टाइम का डिक्केन का सबसे पावरफुल किंगडम था। पावरफुल सल्तनत ऑल्सो अरोज गुजरात, बंगाल एंड अदर रीजन्स। उस टाइम का जो पावरफुल सल्तनत था वो कहाँ था? गुजरात में और बंगाल और कुछ अदर रीजन्स में। अलायंसेस वेर फॉर्म्ड, फ्रीक्वेंट टुक प्लेसेस। राजस्थान रिमेन बियॉन्ड द रीच ऑफ दिल्ली। राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ रेसिस्टेड रिपेल इन्वेशन सल्तनत। मतलब इतनी जो हमारा भारत था उसमें इतने अटैक हुए, बट राजस्थान पे अटैक हुए थे, बट राजस्थान से अभी तक एक भी नहीं जीत पाया, और दिल्ली सल्तनत का राज राजस्थान पे नहीं हुआ, क्योंकि राणा कुंभा से हर बार रेसिस्टेट हो जाता था, तो हर बार दिल्ली सल्तनत रेसिस्टेट हो जाता था। ओके, इधर देखो कुंभलगढ़ फोर्ट। अब देखो कुंभलगढ़ फोर्ट कहाँ है? राजस्थान में, जो कि 15th सेंचुरी में राणा कुंभा ने बनवाया था अरावली की चोटियों पे। और एक मज़े की बात बताऊँ, ये दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट वॉल है जो कंटिन्यूस चली है। 36 किलोमीटर लॉन्ग है ये। ओके, स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ मेवाड़ रूलर प्रोमिनेंट राजपूत। स्ट्रॉन्ग होल्डर थे मेवाड़ के और प्रोमिनेंट राजपूत किंगडम भी थे। फेमस ऑफ इट्स मेसिव 36 किलोमीटर लॉन्ग वॉल ऑफ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस वॉल इन द वर्ल्ड। देखा, सराउंडेड बाय फॉरेस्ट एंड स्टेप स्लिप्स नेचुरल प्रोटेक्शन। ये चारों तरफ से तो ये फॉरेस्ट और स्टेप स्लोप्स है इसकी। ठीक है, ये हमारा क्या था? कुंभलगढ़ फोर्ट था ये। ओके, क्या था? कुंभलगढ़ फोर्ट। आगे बढ़े, चलो। डिड यू नो, देखो अब अगेन, डिड यू नो द स्कल्पचर ऑफ होसाला एम्बलम टू गो स्टोरी ऑफ साला हु फाउट फॉर लाइन सेव हिज गुरु। मैंने बोला था ना कि होसाला का मीनिंग क्या है? हो जो साला था, एक लड़के का नाम था, उसने अपने गुरु को बचाने के लिए क्या किया? उसने लाइन से लड़ाई की। तो होई का मतलब क्या? स्ट्राइक। द मुंसूरी नायकास इन तेलुगु chiefs transformed the confederacy with 75 लीडर्स। जो मंसूरी नायकास थे तेलुगु के, वो क्या करते थे? उन्होंने एक चीफ ट्रांसफॉर्म किया था, जो क्या था? कॉन्फिडेंसी था, विथ ओवर 75 लीडर्स इन 30, मतलब 6 साल तक उन्होंने किया। क्या their united effort defeated smaller provinces and expelled the forces of the दिल्ली सल्तनत। उन्होंने क्या किया? बहुत से छोटे छोटे एक्सपेल की हम लोग की दिल्ली सल्तनत से उन्होंने फेस किया था, बट वो फिर भी डिक्लाइन हो गया। आगे बढ़े, अब आता है विजयनगर एम्पायर। वैसे आपको विजयनगर एम्पायर आपको पता होगा कि मैं इसकी पढ़ाने से पहले आपको बात बता देती हूँ। मैं इसको शॉर्ट में आपकी समरी बताती हूँ कि जो हरियाणा और बुक्का था, दोनों ब्रदर्स ने मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में काम किया था, और उधर से उनको अथॉरिटी मिली, उनको क्या क्या करना था वो मिला। उन्होंने अपना एक नया किंगडम, उन्होंने इंडिपेंडेंट किंगडम बसाया। देखो इसमें आगे पता चलेगा आपको। एज द दिल्ली सल्तनत ग्रू politically unstable and new center of the emerged in south। देखो दिल्ली सल्तनत पॉलिटिकली अनस्टेबल था और एक नया सेंटर आ गया था, पावर में साउथ में। इन द 14th सेंचुरी हरियाणा एंड बुक्का इनिशियली गवर्नर अंडर मोहम्मद बिन तुगलक रिजेक्टेड दिल्ली अथॉरिटी। देखो मैंने बोला था कि वो मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में उन्होंने काम किया था, फिर कुछ सालों बाद दिल्ली अथॉरिटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। They established an independent kingdom. They became the major force of the southern India। बोला था ना, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम जमाया, जो कि सदर्न इंडिया में उन्होंने किया था। This kingdom grew into विजयनगर एम्पायर, मार्किंग राइज पावरफुल न्यू एम्पायर्स। उन्होंने क्या किया कि इस किंगडम को विजयनगर एम्पायर के मार्क कर दिया, और क्या किया? एकदम राइज और पावरफुल न्यू एम्पायर था ये, उस टाइम का नया और एकदम ताकतवर एम्पायर था। ओके, अब देखो डिड यू नो, अब इधर भी देखो डिड यू नो आ गया ना। डिड यू नो हरियाणा एंड बुक्का सो अनयूजुअल इवेंट फ्रॉम हम्पी प्रेजेंट डे कर्नाटका हियर टर्निंग अराउंड द चेजिंग ऑफ द पैक हाउंड्स दे इंटरप्रेटेड एज सिंबल्स कॉज रेसिलेंस चूज देट दे वेरी स्पॉट कैपिटल नेमिंग विद्रन्या। क्या आपको पता है कि हरियाणा और जो बुक्का थे वो अनयूजुअल इवेंट्स थे एमपी में, और उनको ये नया एम्पायर बनाने किसने थी? विद्रन्या ने, जो उनके गुरु थे। ओके, और जो आपको दिख रहा है ना, ये विजयनगर एम्पायर का सिंबल था ये।
अब चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो देखो रिवाइवल्स फ्रॉम विजयनगर एम्पायर। देखो टू द सॉरी To the north, Bahmani Sultanate was major rival. It fragmented called Deccan Sultanate. ठीक है, इन जो नॉर्थ में बहामनी सल्तनत था वो क्या था, मेजर राइवल था। इट फ्रेगमेंटेड 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन डिकन सल्तनत। उसके 5 इंडिपेंडेंट वो स्टेट्स थे डिकन सल्तनत में। तो इधर देखो सबसे पहले बेरार, अहमदनगर, बिदार, बीजापुर, गोलकोंडा, ये किसके थे? ये थे हमारे बहामनी सल्तनत के। ओके, बहामनी सल्तनत के। तो आगे बढ़े। दीज स्टेट्स वेर बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, अहमदनगर, बिदार, जैसे मैप में भी दिखा आपको। ईच ऑफ द रूल्ड फॉर्म गवर्नर्स और रूलर्स तरफदार हु डिक्लेयर्ड इकोनॉमी ऑटोनॉमी। विजयनगर रूलर्स फाउट फर्स्ट टू एंड गजपति रूलर ओडिशा इन द ईस्ट। Each was ruled by formed governor और तरफदार who ruled autonomy। तो कहते हैं जो रूल करते हैं गवर्नर्स होते हैं वो तरफदार होते हैं, और जो who declared autonomy, तो जो ऑटोनॉमी डिक्लेयर करते हैं, जो फॉर्म करते हैं गवर्नर को, वो तरफदार होते हैं। गवर्नर और तरफदार कहते हैं उसको। विजयनगर रूलर फॉर द फर्स्ट टू एंड गजपति रूलर ओडिशा इन द ईस्ट। विजयनगर रूलर क्या था? फर्स्ट टू जो 2 थे गजपति रूलर कहाँ थे? वो उड़ीसा की ईस्ट में। ओके, पति मीन्स लॉर्ड एंड मास्टर, इनसिग्निफिकेंट पावर एंड स्ट्रक्चर। थिंक अबाउट इट में क्या लिखा है? जो गजपति होता है ना, तो उसके जो गजा का जो पति बचता है ना, उसका मतलब क्या होता है? लॉर्ड और मास्टर। विजयनगर किंग्स वेर कॉल्ड नरपति। विजयनगर किंग्स के उसको क्या बोलते हैं? नरपति। बहामनी रूलर वे नोन एज अशुपति। बहामनी को अशुपति। मराठा रूलर छत्रपति। कैन यू गैस दिस 3 टाइटल मीन्स? क्या आप इन 3 टाइटल को गैस कर सकते हो? तो इधर देखो लिखा है ना, नरपति, विजयनगर, अशुपति, बहामनी, छत्रपति, मराठा। ठीक है, अब चलो अब आते हैं हम कृष्णदेवराय। तो देखो कृष्णदेवराय कहता है उसकी 16th सेंचुरी में उसने विजयनगर एम्पायर को उसकी पीक पे पहुंचाया था। ही एक्सपांडेड सिक्योर्ड एम्पायर डोमिनेंस ओवर द डिकैन। उन्होंने क्या किया? सिक्योर किया एम्पायर को और डोमिनेंस किया ओवर द डिकैन में। ओके, ही पैट्रोनाइज पोइट स्कॉलर्स एंड इन संस्कृत। वो क्या करते थे? उनको ना संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ा में उनको वो लैंग्वेज में उन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी, पोइट्स लिखी है, पोएम्स लिखी है। He composed and peak poem in Telugu in the Tamil poet Saint Adar। उन्होंने एक एपिक पोएम भी लिखी है। कहाँ वो किसके ऊपर लिखी है? तमिल के पोइट सेंट अंदाल के ऊपर उन्होंने लिखी है। ओके, ही प्रोवाइडेड ग्रांट्स ऑफ मैनी टेम्पल्स इंक्लूडिंग तिरुपति इन आंध्र प्रदेश एंड द विठल्ला टेम्पल इन। वो क्या करते थे? वो ग्रांट्स प्रोवाइड करते थे टेम्पल्स को। तिरुपति और आंध्र प्रदेश के जो विठल्ला टेम्पल है ना कैपिटल में, उधर उन्होंने बहुत से मंदिरों में दान किया है, उसको बोलते हैं इधर ग्रांट्स। ओके, देखो his capital विजयनगर displayed many of the grand temples place and other buildings। तो उधर क्या था? जो विजयनगर एम्पायर का जो टेम्पल्स होते थे उनमें भी उसने बहुत से वो किए थे और अदर बिल्डिंग्स। तो देखो आपको पता होगा कि साउथ में ज़्यादातर स्टोन्स के वो मंदिर बनते हैं, है ना। ही अचीव्ड बोथ मिलिट्री पावर एंड कल्चरल असिस्टेंस। उन्होंने क्या किया? मिलिट्री पावर भी गेन की और कल्चरल असिस्टेंस भी गेन किया। ओके, तो इधर बाजू में को कुछ मंदिर की वो फोटो भी दी है। तो देखो तिरुपति आंध्र प्रदेश में, तिरुपति, ठीक है। विठल्ला टेम्पल विजयनगर में। देखो इधर हम्पी की फोटो बनी हुई है। टेम्पल्स प्लेसेस अदर बिल्डिंग्स विजयनगर की, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती है विजयनगर एम्पायर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब विजयनगर प्रॉस्पेरस कैपिटल
फॉरेन ट्रैवलर विजिटेड विजयनगर फॉर ट्रेड। फॉरेन ट्रैवल्स होते थे, वो विजयनगर को ट्रेड के लिए विजिट करते थे। पोर्टुगीज ट्रेडर्स वेर वेल ट्रीटेड। जो पोर्टुगीज के जो ट्रेडर्स होते थे वो वेल ट्रीटेड होते थे। दे केम टू सेल हॉर्सेस। पोर्टुगीज के जो ट्रेडर्स होते थे वो आते थे अपने हॉर्सेस को बेचने के लिए। डोमिंगो पेज लेफ्ट द डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ हिज स्टेट इन द कैपिटल। एक डोमिनो पेज नाम का एक ट्रैवलर था, उन्होंने डिटेल में विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा है। ही डिस्क्राइब द सिटी एज लार्ज ब्यूटीफुल एंड रिच ग्रूव्स। उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है कि बहुत बड़ी सिटी है और ये बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत ज़्यादा रिच है, ग्रोव्स भी है और गार्डन्स और लेक्स भी है। स्ट्रीट्स इन मार्केट्स वेर फुल ऑफ लेड एंड ऑक्स एंड अबुडेंट गुड्स। स्ट्रीट किससे फुल है? लेड एंड ऑक्सिस से, ऑक्सन से और एबुडेंट गुड्स से। अब इधर बाजू में देखो, आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी, देखो ये पैनल ऑफ द विठल्ला टेम्पल। ये विठल्ला टेम्पल का एक पैनल है। ओके, आगे बढ़े, चलो। अब देखो डिक्लाइन आ गया इस एम्पायर का, विजयनगर का डिक्लाइन आ गया है। डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ठीक है। कृष्णदेवराय डाइड इन 1529। 1529 में कृष्णदेवराय की डेथ हो गई। इन 1565 दिल्ली दिकन सल्तनत फॉर्म द कोalition डिफीटेड विजयनगर एम्पायर फोर्सेस ऑफ। देखो बैटल ऑफ तालिकोट में विजयनगर एम्पायर क्या हो गया? हार गया। द सिटी वॉज सेक्ड सेवरल मंथ्स। वो बहुत दिनों के लिए सेक रही। सेवरल मतलब टूटी फूटी रही। हाउसेस, शॉप्स, बिल्डिंग्स, फील्ड्स वेर डिस्ट्रॉय हो गया सब कुछ। मच ऑफ द सिविलियन पॉपुलेशन वेर मैसेकर्ड। द सिटी वॉज लेफ्ट इन रुइंस। मतलब कि जो पॉपुलेशन थी वो मतलब पॉपुलेशन वॉज मैसेकर्ड, द सिटी लेफ्ट रुइन। हलचल मच गई, दौड़ मच गई, ठीक है ना। और ये विजयनगर एम्पायर का ख़त्म होने का टाइम आ गया। फिर the empire fragmented into smaller regions. These regions were ruled by Naikas formerly governor. The Vijayanagar Empire came into end of the 17th century. देखो क्या हुआ कि फ्रेगमेंट हो गया, स्मॉलर मतलब छोटे छोटे रीजन्स में बट गया। जो कौन कौन रूल करने लगे? नायकास, फॉर्मर मिलिट्री गवर्नर्स। ठीक है। विजयनगर एम्पायर 17th सेंचुरी तक डिक्लाइन हो गया। तो देखो ख़त्म करने से पहले हम देख लेते टाइमलाइन हमारी। तो देखो टाइमलाइन में क्या है, हमने क्या पढ़ लिया? विजयनगर एम्पायर पढ़ लिया, फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत भी हो गई, फिर रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेवाड़ किंगडम भी हो गया, तैमूर और टैक भी हो गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बहामनी भी हो गया और रॉयल पोर्टुगीज़ भी हो गया। मतलब फर्स्ट जो हमारी टाइमलाइन है वो हमारी कंप्लीट हो